तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वाले लेक्चर में नया क्वेश्चन नंबर 14 तक हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स अब हम शुरू करेंगे। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट सारे के सारे वापस रिवाइज करेंगे हम आने वाले सारे क्वेश्चंस में। ध्यान देंगे सर। द शेयर होल्डर्स ऑफ येलो पेजेस लिमिटेड, एक येलो पेजेस लिमिटेड नाम की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और उनके शेयर होल्डर्स के पास में एक अपॉर्चुनिटी है, हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 20%। मतलब अगर वो कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% उस पर कमा सकते हैं। एक बार ना मुझे बैटरी देखने दो। आपके पास में बुक होंगी, मैं आपके साथ में पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। ठीक है, तो आप बुक में ध्यान दें। सो 20% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी कि शेयर होल्डर कहीं और इन्वेस्ट करके 20% कमा सकते हैं। द कंपनी इज मेकिंग अ स्टडी प्रॉफिट ऑफ 25 lakhs एनुअली एंड इज फॉलोइंग 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब ये जो कंपनी है साल भर में 25 लाख रुपए कमाती है और स्टेडी प्रॉफिट यानी कि सेम हर साल 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख कमाती है। तो हर साल का प्रॉफिट सेम है मान के चलो। और उसके बाद में वो क्या करती है, 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो करती है। इसका मतलब जितना कमाया जाता है वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। एट प्रेजेंट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी बिफोर द कंपनी। अब इसी साल में एक अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास में कि दैट द करंट इनकम ऑफ 25 लाख रुपीज, जो इस साल कमाई हुई है हमको 25 लाख रुपीज की, वो इन्वेस्ट कर दे इंस्टेड ऑफ पेइंग आउट। तो देखो क्या हो रहा था दोस्तों, ये कंपनी जो है ये कमा रही थी 25 लाख रुपए, हर साल 25 लाख कमाती थी, सारा का सारा बांट देती थी। तो कंपनी के पास में एक्स्ट्रा फंड्स कुछ नहीं रहते थे, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उतना ही रहता था, क्योंकि एक्स्ट्रा जितना कमाया सारा बांट दिया जाता था। तो पहले जितना था ओपनिंग उतना ही क्लोजिंग। अब क्या है सर, 25 लाख रुपीज इस साल भी कंपनी ने कमाए, लेकिन अब कंपनी के पास में एक अपॉर्चुनिटी आई है कि ये 25 लाख रुपए इस साल शेयर होल्डर्स में ना बांटते हुए इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं पे। और क्योंकि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे इसका मतलब उससे कुछ रिटर्न मिलने वाला होगा, उसके बारे में आगे लिखा होगा। ध्यान देंगे। अब इससे एक नुकसान जो हो रहा है वो क्लियर है कि शेयर होल्डर्स को इस साल 25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे अगर कंपनी ने 25 लाख रुपए यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिए। आप शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी हूं, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मैं हर साल आपको 25 लाख रुपए देता था, इस साल 25 लाख रुपए आपको न देते हुए यहां इन्वेस्ट कर रहा हूं। इसका मतलब वो 25 लाख रुपए आपके हाथ में नहीं आएंगे इस साल, और क्योंकि वो 25 लाख रुपए आपके हाथ में नहीं आ रहे इस साल, तो उसके ऊपर 20% कमाने की आपकी अपॉर्चुनिटी आप खो दोगे, क्योंकि आपके पास जितना पैसा रहता है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20%, यानी कि कहीं और चौथी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आप 20% कमा सकते थे आगे। 25 लाख का 20% अराउंड 5 लाख रुपए होते हैं। द इन्वेस्टमेंट आखिरी में लिखा है, आप आगे ध्यान देंगे, मतलब अपने बुक में, दिस इन्वेस्टमेंट विल गिव राइज टू अ सिंगल पे ऑफ आफ्टर 3 years। अब इस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न होना था, पैसा डाल तो दिया 25 लाख रुपए, वापस भी तो कुछ आना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा कि हर साल वापस आएगा, आज दिया एक बार और एक ही बार एक कैश फ्लो होगी, लेकिन 3 साल बाद में होगी। मतलब उस कंपनी उस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न जो आपको मिलेगा वो एक ही बार का होगा और 3 साल बाद होगा। यानी आज इन्वेस्टमेंट करो तो 1 साल, 2 साल और तीसरा साल, यहां तीसरे साल के एंड में आपको पैसा मिलेगा और एक ही बार मिलेगा, सिंगल पे ऑफ। ऐसा नहीं है कि हर साल कुछ मिलते जा रहा है। जैसे फिक्स डिपॉजिट में अगर आप 25 लाख जमा कराते तो हर साल इंटरेस्ट मिलता, तो बहुत सारे पे ऑफ्स होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी जहां पे एक बार इन्वेस्टमेंट करो और एक बार कैश ले जाओ, कहानी खत्म, 3 साल बाद में कुछ मिलेगा। ध्यान दो क्या है आगे। और However, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, However, the normal dividend of 25 lakh per annum would continue next year onwards। अब क्या होगा कि इस साल का 25 लाख रुपए तो मैंने आपको नहीं दिया, यहां डाल दिया, लेकिन यहां डाल दिया, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, 1 साल और कंप्लीट हो गया, तो अब उस साल का भी तो 25 लाख कमाऊंगा मैं, जो नॉर्मल अभी तक कमाता आ रहा था। 25 लाख रुपए जो मैं नॉर्मल कमाता आ रहा था वो अब अगले साल कमाऊंगा, वो आपको बांट दूंगा, फिर कमाऊंगा, फिर बांट दूंगा, फिर कमाऊंगा, फिर बांट दूंगा, और वो नॉर्मल कहानी चलती रहेगी। सिर्फ एक एक्स्ट्रा 25 लाख का इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ था बीच में, जो आपको नहीं मिला, एक वो 3 साल बाद रिटर्न देगा कंपनी को। वॉट एक्स्ट्रा डिविडेंड, ध्यान देंगे, कितना एक्स्ट्रा डिविडेंड द कंपनी मस्ट पे इन 3 years, कंपनी ने आपको 3 साल में कितना देना चाहिए।
company must pay in 3 years time out of the earnings of the fresh investment so that the equity shareholder are equally content to wait for 3 years. ये लास्ट लाइन ध्यान से देखो, कितना एक्स्ट्रा डिविडेंड कंपनी ने आपको देना चाहिए। अब आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड क्यों देना चाहिए, क्वेश्चन ये उठता है। सर सीधी सी बात है, 25 लाख रुपए जो आज आपको मिलने थे वो आज आपको नहीं मिले, ठीक है, और ये 25 लाख रुपए कंपनी ने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो जो आज नहीं मिला उसको कंपनसेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट एक्स्ट्रा डिविडेंड द कंपनी मस्ट पे इन 3 years टाइम, 3 साल के टाइम में कितना एक्स्ट्रा आपको दिया जाना चाहिए। आपको जो 25 लाख मिलने वाला था कहीं और इन्वेस्टमेंट किया, तो वहां से जो भी आएगा वो आपका ही पैसा है, क्योंकि ये आप ही के 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको 3 साल बाद कितना एक्स्ट्रा कंपनी ने देना चाहिए, सो दैट द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इक्वली कंटेंट टू वेट फॉर 3 years। इसका मतलब है कि 3 साल बाद आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड कितना देना चाहिए। बात हो रही है एक्स्ट्रा की। जो 25 लाख चल रहा है नॉर्मल वाला वो तो मिलेगा, आज से 1 साल बाद भी मिलेगा, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, और ये सब मिलता जाएगा। लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, जो आपको 25 लाख नहीं मिले आज, उसके बदले में कितना 3 साल के एंड में एक्स्ट्रा मिलना चाहिए आपको। अब आप देखो सर, सीधी सी बात है, अगर आप नॉर्मल सा कैलकुलेशन लगाओ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देना सिर्फ एक ही चीज़ पे कि अगर आपको 25 लाख मिल जाते तो आप ये 25 लाख कहीं इन्वेस्टमेंट करते, जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% दी है। तो पहले साल 20% कमाते, दूसरे साल 20% कमाते, और तीसरे साल भी 20% कमाते। 3 साल के एंड में अगर वहाँ से आप सारा पैसा ले लेते तो आपके पास कितना होता, लेट्स से 25 लाख का होता 45 लाख 3 साल के एंड में वहाँ से। तो मेरा ये बोलना है कि कंपनी अगर आपको पैसा दे देती 25 लाख रुपए आज, और 3 साल के बाद में वो 45 लाख रुपए हो जाता आपके पास, तो कंपनी ने कम से कम 45 लाख रुपए आपको देने चाहिए। तभी आप बोलोगे कि देखो भाई साहब, आप क्या बोलोगे, मेरे को पैसे दे देते तो मैं इन्वेस्टमेंट करता, 3 साल बाद वो मेरे 45 लाख हो जाते। आज आप मेरे को नहीं दे रहे हो, इसका मतलब 3 साल बाद मेरे को 45 लाख नहीं होंगे। तो 3 साल बाद यहाँ से अगर मेरे को 45 नहीं मिलेंगे तो आप मुझे 45 लाख रुपए दे दो, 45 लाख। अगर आप कम से कम 45 लाख दोगे तो मेरे लिए तो बात बराबर है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करके 45 कमाता, या आपके पास पैसे रहने दिया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, और जो 3 साल बाद पैसा आया उससे आपने मेरे को 45 लाख दिया। दोनों केस में मेरे को मतलब किससे, 45 लाख रुपए से, यहाँ हो या यहाँ हो। तो आप 45 लाख रुपए दे दो। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कंपनी ने इन्वेस्टर को कितना देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर में, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ आपको 25 लाख मिल रहा था, 25 लाख मिल रहा था, 25 लाख कंपनी कमा रही थी, 25 लाख 25 लाख 25 लाख, ये नॉर्मल कहानी चलती जाएगी। कंपनी की अर्निंग 25 थी और डिविडेंड 25 बांट दिया, 25 बांट दिया, और तीसरे साल, मतलब तीसरे साल भी नहीं, यहाँ भी 25 बांट दिया, मान लो, तीसरा मत पकड़ो उसको, गलत हो जाएगा। ध्यान दो, और मान लो यहाँ हम खड़े हैं 0 टाइम, ठीक है, ये पास्ट है, -1 -2 ईयर्स, ये 1 साल 2 साल 3 साल, -1 -2 यानी कि पास्ट बता रहा हूँ मैं। सो अब 25 लाख रुपए आपको नहीं बांटा जाएगा, इसका मतलब आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिला। आपको अगर पैसा मिलता और आप 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पे कितना हो जाता, उतना ही कम से कम कंपनी ने आपको देना चाहिए, ठीक है। शुड
अगर इन्वेस्टर को मिल जाते और वो 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करता तो वो कितना कमाता, उतना ही कम से कम कंपनी ने इन्वेस्टर को देना है 3 साल बाद। सो बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्स्ट्रा अमाउंट जो है मैच्योरिटी, और यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कंपाउंड अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि आज कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और टू द पावर टी ले लो, एन ले लो। कंपाउंड अमाउंट इज़ नथिंग बट 25 लाख रुपए आज इन्वेस्ट किया जाएगा 3 साल में, और मेरे को कम से कम 20% पर एनम चाहिए। मैं कौन, इन्वेस्टर मान लो, शेयर होल्डर मान लो, 20% पर एनम चाहिए, तो कंपनी ने कम से कम इस पर 20% पर एनम कमाना चाहिए 3 साल तक। सो 3 साल का फैक्टर अगर आप लेंगे 1.20 इंटू 1.20 इंटू 1, अरे 1.20 3 बार अगर आप करोगे तो दिस इज 25 लैक्स इंटू 1.728, सो दैट्स 43,20,000 एक्स्ट्रा डिविडेंड टू बी पेड टू शेयर होल्डर्स। अब कहानी ये है, इतनी चीज़ समझो कि ये एक्स्ट्रा डिविडेंड की बात कर रहा हूँ कि इतना तो देना ही पड़ेगा कंपनी ने। 25 लाख रुपए मैं कमाता, मैं कहीं जमा करके रखता, तो मेरे पास में 3 साल बाद कितने होते शेयर होल्डर के पास में, 3 साल बाद 25 लाख के 43,20,000 हो जाते। अब 3 साल के एंड में एक शेयर होल्डर को क्या मिलता पता है आपको, कंपनी से उस साल का, तीसरे साल का 25 लाख मिलता, प्लस जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट उसने किया हुआ था उसका 4320 मिलता, टोटल मिला के 4320 प्लस 25 मिलता। बट ये टोटल कैश फ्लो रहता है इन्वेस्टर का। क्वेश्चन आपको टोटल कैश फ्लो नहीं पूछ रहा, उस 25 लाख को तो मिलना ही है तीसरे साल के एंड में जो नॉर्मल मिलता आ रहा है। क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एक्स्ट्रा डिविडेंड कितना देना चाहिए आउट ऑफ द इश्यू ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड ना, कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट से आपको कितना देना चाहिए ये डिसाइड करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट से। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट 25 लाख का ही था, 25 लाख का 4320 करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। लिख लो आप, 2 मिनट ले लो, बस आंसर छोटा सा था, 3 स्टेप का आंसर है और कुछ भी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। सो राइट इट डाउन, विल वेट फॉर अ मिनट। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। एक्स लिमिटेड, अभी क्वेश्चन नंबर 15 था ना आपका, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 15 ही लिखा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 16, एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹14। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, जस्ट डिक्लेयर्ड डिविडेंड, तो जो जस्ट डिक्लेयर्ड, पास्ट डिविडेंड ऐसे कुछ लिखा होता है तो वो D0 होता है, ये मान के चलो। सो
क्वेश्चन नंबर 16 का डेटा है ये। अगर आपकी टाइमलाइन है तो जस्ट डिक्लेयर D0, ये रहा D0 है आपका 14 रुपीज एंड मिस्टर बी इज प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट फ्रॉम 8% to 9%। अब देखो यहाँ 14 है, अभी तक ग्रोथ रेट चल रही थी सर मेरी 8% की, लेकिन अब नहीं, ये पुरानी ग्रोथ रेट है। एंटिसिपेट कर रहा हूं कि अब ग्रोथ रेट 8 से 9% हो जाएगी, यानी कि ग्रोथ रेट फॉर दिस ईयर विल बी 9%। बाकी 8 से 9% या 8% का कोई लेना देना नहीं है अब आपको क्वेश्चन में। विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर्स। अब ये जो ग्रोथ रेट है ये 3 साल तक कंटिन्यू होगी। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर टू बी ₹360 आफ्टर 3 ईयर्स। He also expects the market price of the shares to be ₹360 after 3 years। ठीक है, तो अभी 14 रुपीज का डिविडेंड मिला है, ग्रोथ रेट 9% की है, और 3 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तब ये शेयर 360 रुपए में बेचा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या पूछा जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे फॉर शेयर्स इफ ही रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 13% पर एनम। एक इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 13% पर एनम, ग्रोथ रेट हमको दी हुई है 9%। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है वो समझाता हूँ पहले, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है ये क्या होता है, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, सबसे पहले शुरू करता हूँ यहाँ से। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, क्वेश्चन बाद में आप वापस चालू करेंगे। पहले सबसे सिंपल सा एग्जांपल, आज आप कुछ इन्वेस्टमेंट करो बैंक में, कुछ पैसा बैंक में दे दो, आपको 10% की कमाई होगी और साल के अंत में 110 मिलेंगे। बहुत ही सिंपल। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहेंगे आज? अगर साल भर में 110 मिलना है, साल के अंत में आपको 110 मिलना है, तो आज कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप रेडी रहेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सर अगर मुझे साल के अंत में 110 मिलेगा तो मैं मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट करूंगा, मिनिमम तो खैर कोई भी चाहेगा कि भैया कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हुए 110 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो मिनिमम वाली तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि बच्चा हर बोलेगा कि 0 सर, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता मैं, फिर भी 110 लेना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं ज़्यादा की। अगर आपको 10% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि 100 पे 10% 110 होता है। अगर आपने यहाँ पे 101, 102 या 105 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और मिलना 110 ही है, तो आपका रिटर्न कभी भी 10% नहीं आएगा, कम आएगा। तो कम से कम 10% चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लॉजिक बैठ रहा है आपका। बात ये आती है सर ये कैलकुलेट कैसे किया? ऐसे तो सिंपल एग्जांपल है तो समझ में आ गया 110, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे किया? ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है इज नथिंग बट जो भी फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाले हैं 110 को डिवाइड कर दिया जितना हमको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। सो 110 मिलने वाले हैं, 1.10 से डिवाइड कर दो, 1 + 10%, तो ये आंसर आ गया 100। बहुत ही सिंपल। जो भी फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो भी आती होगी आज, ध्यान देना, फ्यूचर में आपको कुछ कैश फ्लोज मिलने वाले हैं 110, उसको मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंटिंग करने के बाद में, जो फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाले 110 उसको मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंटिंग करने के बाद में जितनी भी आज प्रेजेंट वैल्यू आती है उससे ज्यादा मैं इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों इन्वेस्ट करूं जब जो कल मुझे जो मिलने वाला है 110 उसकी आज की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उसको हासिल करने के लिए 100 रुपए से ज्यादा मैं दूंगा क्या आज? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आप उससे ज्यादा नहीं दोगे, कम तो कोई भी देना चाहिए। ठीक है, आज उसकी कितनी वैल्यू है वो डिपेंड करता है। ये एक एग्जांपल। दूसरा, आपको यहां पे 10 रुपए मिलेंगे और यहां पे 110 मिलेंगे। 2 साल हो गए, अब 1 साल नहीं।
आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है हर साल की। क्वेश्चन ये आता है सर, ऑन एन एवरेज करेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है सर, आज कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना इन्वेस्टमेंट करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? बहुत ही सिंपल, जितना भी फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो ये पता चल जाएगा कि आज से 1 साल बाद और आज से 2 साल बाद जो भी कैश फ्लो मिलेंगे उनकी आज की वैल्यू कितनी है। सो इसको 10% से डिस्काउंटिंग करोगे, दिस विल बी 9.09। इसको 10% से डिस्काउंटिंग करोगे तो पहले यहाँ आएगा, एक बार डिस्काउंटिंग करने पे ये आएगा 100, और ये आएगा फिर आपका, और 10% से डिस्काउंटिंग करने के बाद 2 बार करना पड़ेगा ना उसको, 90.90। तो प्रेजेंट वैल्यू दोनों की आती है, दोनों को टोटल कर लो 100। तो मतलब क्या निकला सर, ये 1.1 से एक बार डिस्काउंट हुआ, ये एक बार हुआ और ये 2 बार हुआ, क्योंकि 2 साल दूर है कैश फ्लो तो 2 बार डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। टोटल आता है 100। यानी कि आज 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो पहले साल 10% 10 रुपये मिला, और उसके अगले साल भी 10% 10 रुपये प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 100, खत्म। तो एक चीज क्या समझ में आई सर, इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट maximum of present value of all the cash flows in future that he is supposed to receive। जितना भी उसको मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, present value should be calculated at cost of equity, जो भी required rate of return है। क्वेश्चन नंबर 16 पे फिर से आता हूँ, ध्यान देंगे आप, 3 साल में आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब अगर आज कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये हमने निकालना है, एक तरह से थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस निकालनी है। D0 आपको यहाँ पे 14 दिया हुआ है, ग्रोथ रेट आपको दिया है 9% की होगी। इसका मतलब आपके पास में D1 आप निकाल सकते हो, यस सर, 14 में 9% की ग्रोथ ऐड कर दो, सो दैट्स 15.26। फिर इसमें 9% की ग्रोथ ऐड करोगे, सो दैट्स 16.63। फिर इसमें 9% की ग्रोथ ऐड करोगे, दैट्स 18.13। ये डिविडेंड है अगले 3 साल में जो मुझे मिलने वाला है, और 3 साल के अंत में जो मार्केट प्राइस रहेगी जिस पे मैं शेयर्स बेच दूंगा वो होगी सर 360 रुपये। क्वेश्चन में कितना लिखा है, 360। तो इन्वेस्टर के एंगल से देखो तो इन्वेस्टर को सिर्फ 4 कैश फ्लो हो रही है, ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 13% एंड प्रेजेंट वैल्यू। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल क्या मिलेगा, डिविडेंड। डिविडेंड मिल रहा है सर पहले साल 15.26 रुपये का, फिर 16.63 का और 18.13 का, और तीसरे साल में जब मैं शेयर्स बेच दूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब शेयर्स बेचने के बाद चौथे साल से तो कुछ मिलना ही नहीं, क्योंकि चौथे साल में मैं शेयर होल्डर हूँ ही नहीं, 3 साल में कहानी खत्म। 4 कैश फ्लो के अलावा एक भी कैश फ्लो नहीं मिल रही। तो आज मैंने इन 4 कैश फ्लो जो मुझे को फ्यूचर में मिलने वाली है उसके लिए आज कितना देना चाहिए, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू। सो हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 0.885, 0.783, 0.693 एंड 0.693। चौथे साल का मत निकाल लेना गलती से, ये दोनों आखिरी वाले तीसरा साल ही है, अलग अलग कैश फ्लो इसलिए अलग अलग लिया है, तो फैक्टर सेम लगेगा। 13.51, 13.02, ये सब उनकी आज की वैल्यू है। 12.56, 249.48, तो ये आता है 288.57 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। दिस इज द मैक्सिमम शेयर होल्डर
या इन्वेस्टर बोलेंगे, इन्वेस्टर शुड पे। देखो यार, ये चीज़ है कि आपको आगे जो आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 288.57, यानी आज आता तो 288.57 आता, ऐसा मतलब होता है। तो आज अगर आपको 288.57 मिलने वाले हैं तो ये 288.57 लेने के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा दोगे? 288.57 ही देंगे सर, ताकि मेरा ना नुकसान हो ना प्रॉफिट हो। इससे ज्यादा मैं दूंगा क्या? नहीं। 300 देके 288 कौन लेना चाहेगा? नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा 288.57 दे सकता हूं, दो। दिस शुड बी द मार्केट प्राइस टुडे। सो आज अगर ये शेयर मार्केट में बिकना है, आज अगर ये शेयर मार्केट में बिकना है तो मैक्सिमम इसकी प्राइस 288.57 होनी चाहिए, जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से। अगर इससे ज्यादा एक्चुअल मार्केट में प्राइस रहती है तो हम बोलेंगे कि यार एक्चुअल में तो ज्यादा है, यानी शेयर्स ओवर वैल्यूड है, मत खरीदो। अगर 270 प्राइस रहती है एक्चुअल में तो हम बोलेंगे यार 288 होनी चाहिए थी, 270 है, कम है, अंडर वैल्यूड है, खरीद लो, बाय। सो दिस वुड हैव बीन द आंसर। आप इतना सा पार्ट लिख लो, उसके बाद में मैं सेकंड, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे मूव करता हूँ, तो हम उसमें देखेंगे कुछ नया। ध्यान देंगे सर अगले वाले पार्ट पे। क्या था ये वाला क्वेश्चन? जो पहला वाला पार्ट था ये लिमिटेड था 3 साल तक, उसके बाद में वो शेयर होल्डर एग्जिस्ट नहीं करता उस कंपनी का। कुछ कुछ केसेस रहते हैं जहाँ पे शेयर्स खरीद के रख लिया, अब बेचने का कोई वो है ही नहीं, पर्पज ही नहीं, तो आपको आखिरी की मार्केट प्राइस नहीं पता रहेगी उस केस में, क्योंकि बेचना ही नहीं है, लाइफ टाइम तक चलने दो। और जब भी कभी ऐसी बात आती है जहाँ पे मेच्योरिटी नहीं दिखती या बेच के खत्म करने वाला सीन नहीं दिखता, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। ध्यान देंगे, द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी, सेकंड वाला पार्ट, द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द 9% ग्रोथ कैन बी मेंटेन्ड indefinitely
एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पर एनम ऑफ 13% पर। सब कुछ सेम है, पहले भी मैक्सिमम अमाउंट पूछा, अभी भी मैक्सिमम पूछा, पहले भी 13% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अभी भी 13% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहले भी ग्रोथ रेट 9% थी लेकिन सिर्फ 3 साल तक थी, अब भी ग्रोथ रेट 9% है लेकिन इनडेफिनेटली है। इसका मतलब अब कोई मार्केट प्राइस नहीं है, इस चीज को भूल जाओ। इनडेफिनेटली किया यानी कि 3 साल के एंड में हमें बेचूंगा ऐसा होता है कि नहीं सर मैं बेचूंगा नहीं, अब इनडेफिनेटली है। तो ऐसे केस में परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जहां पे हम ग्रोथ रेट यूज करते हैं, और बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। ये था पार्ट 1। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, in case of indefinite growth, Gordon's growth model is applicable. Therefore, market price is equal to D0 in bracket 1 plus growth divided by cost of equity minus growth। इसके जगह में ये फॉर्मूला भी लिख सकता था और D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा था कि करंट डिविडेंड 14 रुपीज का है और ग्रोथ, यानी कि दोनों चीजें अलग अलग दी थी। अगर D1 दिया रहता तो डायरेक्ट दूसरा फॉर्मूला लेता मैं, या तो फिर ये 2 दिया है इसलिए पहला वाला फॉर्मूला। सो 14 डिविडेंड है, ग्रोथ रेट 9% की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13 का, ग्रोथ रेट 9 की, तो आपका आंसर आएगा 381.50, 381 रुपए 50 पैसे, 381.50। यानी कि आज आपने मैक्सिमम 381.50 रुपीज पे करने चाहिए ऐसे शेयर्स में जिसकी ग्रोथ रेट इंडेफिनेट 9% होगी, जो लास्ट ईयर में 14 रुपीज का डिविडेंड दिया। बस इंडेफिनेट की अगर बात करें तो सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। मैक्सिमम इतना देना चाहिए क्योंकि आगे फ्यूचर में जितने भी आपको कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 381.50 ही है। मिलने वाला जो पैसा है उसकी 381.50 है, तो जाने वाला पैसा मैक्सिमम 381.50 ही होना चाहिए। तीसरा, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, पहले 2 पार्ट में आपको पूछा कि मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे। ये शेयर्स खरीदने के लिए जब मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे की बात चल रही थी तो वो बोल रहे थे कि आज कितना देना चाहिए खरीदने के लिए। तो ये बात हो रही थी टाइम 0 की वैल्यू की, ये बात हो रही थी टाइम 0 की मार्केट प्राइस की। लेकिन ये बात टाइम 0 की नहीं, ये हो रही है कि 3 साल के अंत में, आज से 3 साल बाद जाओगे आप वहां पे खड़े रहोगे तो बताओ कि 3 साल के बाद में इस शेयर्स की मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए। द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 years इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एंड अज्यूमिंग अदर कंडीशंस रिमेनिंग सेम एज इन 1 above। ये इसको एक काम करो, 1 above नहीं 2 above करो, 2 above, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान दो, सी पहली वाली बात बताता हूं, D0 कितना था 14, मार्केट प्राइस पहले वाले नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ निकालनी थी सर, 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे मार्केट प्राइस निकालनी थी। तो आपने डिविडेंड कौन सा लिया, D1। ये इस 1 को ध्यान दो, 1 कब लिया जाता है, जब 0 पे कैश फ्लो निकालनी है, मार्केट प्राइस निकालनी है। सो एक चीज आपने ये निकालने के लिए D1 लिया, ठीक है। तो इसका और इसका रिलेशन है 0 की वैल्यू के लिए D1 लिया जाता है। अब आप बताओ, मार्केट प्राइस अगर पहले साल की निकालूंगा तो क्या D1 लूंगा वापस, नहीं, उस टाइम पे मैं D2 लूंगा सर। ये मार्केट प्राइस अगर मैं दूसरे साल की निकालूंगा तो मैं क्या लूंगा, D3 लूंगा। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे कि जब भी आप मार्केट प्राइस निकाल रहे हो उसके अगले साल की कैश फ्लोज आपके लिए काम की है, फ्यूचर कैश फ्लोज काम की है।
क्वेश्चन आपको पूछ रहा है मार्केट प्राइस क्या होगी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो कौन सा डिविडेंड लोगे सर? आप लोगे यहाँ पे D4, और D4 कैसे आएगा? D3 में ग्रोथ ऐड करके। सो बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे। सबसे पहले तो D3 आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ 14 दिया था, 14 में 9% ऐड करो, हमने शायद निकाला है। $18.13 ये जो टेबल में आ रहा था ना, 18.13 ये डिविडेंड है तीसरे साल के एंड का। सो 16.63, 18.138, सॉरी 15.26। तो हमको चाहिए D4। सो मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर इज नथिंग बट D4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। समझ में आया आपको? तीसरे साल की मार्केट प्राइस के लिए चौथे साल का डिविडेंड चाहिए। वैसे ही 0 पॉइंट की मार्केट प्राइस के लिए पहले साल का डिविडेंड लेते हैं। 18.13 इन ब्रैकेट 1.09, यही हुआ। मतलब ये यहाँ से यहाँ लेके आना है ना, 9% और ऐड करोगे आप, डिवाइडेड बाय 13% माइनस 0.09। सो ये मार्केट प्राइस आ जाएगी 3rd ईयर की आपकी। ग्रोथ रेट इंडेफिनेटली है, अज्यूमिंग अदर कंडीशन सेम एज इन 2 अबव। इसका मतलब कि 9% ग्रोथ रेट इंडेफिनेटली मेंटेन की जा सकती है तीसरे साल के बाद से भी। $494.04, तो ये है आपका फाइनल आंसर। खत्म। कि मार्केट प्राइस थ्योरेटिकल इतनी होनी चाहिए। जितनी भी प्राइसेस हम निकाल रहे हैं सर, ये सारी थ्योरेटिकल मार्केट प्राइसेस है, एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं। लिख लो, खत्म करते हैं इसका। ये 3rd पार्ट था आपका, C वाला, नोट इट डाउन। एक्चुअल में अगर तीसरे साल के अंत में 500 रुपये हुआ शेयर की प्राइस, तो आप शेयर्स को बेच देना, क्योंकि उस टाइम पे उसकी प्राइस 494 होनी चाहिए। ज़्यादा है मार्केट में, 500 रुपये है, इसका मतलब ज़्यादा है 6 रुपये से। 6 रुपये का आपको बेनिफिट होगा। 600 है तो भी बेच दो, 700 है तो भी बेच दो। 494 के ऊपर प्राइस गई तो आप बेच सकते हो, नीचे आई तो आप और खरीद सकते हो। ध्यान दो सर ये वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, सो थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। ध्यान देंगे। CMC PLC हैज़ एन ऑल कॉमन इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हैज़, माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए आपका, बिल्कुल तरोताज़ा। थोड़ा सा ब्रेक लेके आप इधर उधर थोड़ा सा एक बार एक चक्कर मार के आ जाओ, ताकि आप फ्रेश होकर वापस से इस क्वेश्चन पे बैठो और समझो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है।
कई बार क्या होता है किसी क्वेश्चन में हम इतना डूब जाते हैं कि फिर तुरंत के तुरंत किसी और चीज़ पर ध्यान देना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो इट्स वेरी मच नेसेसरी कहीं पे भी कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो वो 100% अटेंशन के साथ में करें। सो वी नीड अ ब्रेक आउट ऑफ दैट, वी नीड अ ब्रेक, ठीक है। सो CMC PLC हैज़ एन ऑल कॉमन इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी है जिसका सारा का सारा कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी का है एंड हैज़ 2 लाख शेयर्स ऑफ 2 पाउंड पार वैल्यू। उसकी पार वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू जो बोलते हैं, बाहर की कंपनी है इसलिए पाउंड में, 2 पाउंड, 2 लाख के शेयर, तो टोटल कैपिटल कितना हुआ आप कैलकुलेट करके देखो जल्दी, मुझसे पहले आंसर आना चाहिए। 2 लाख शेयर्स है, 2 पाउंड के है, तो सर 4 लाख का कैपिटल हुआ उसका, ठीक है। कैलकुलेटर लेके बैठो, बहुत सारे सवाल पूछूंगा। व्हेन CMC's फाउंडर हु वॉज फाउंडर, जिसने CMC को सेटअप किया, फाउंडेड बाय CMC's, अच्छा जो भी नाम होगा, नाम नहीं दिया हुआ है, तो जो भी फाउंडर है जिसने ये पूरी कंपनी बनाई थी, who was also its research director and most successful inventor, retired unexpectedly to the South Pacific in late 2009. CMC was left suddenly and permanently with materially lower growth expectations and relatively few attractive new investment opportunity. अब ये पूरे सेंटेंस का मतलब मैं बताता हूँ कि एक फाउंडर था, इस कंपनी को बनाने वाला जो बंदा था, वो इस कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट भी हेड भी था, रिसर्च डायरेक्टर भी था, और कंपनी का सक्सेसफुल इन्वेंटर था। बहुत नई नई चीज़ें, इनोवेशंस वो लेके आता था मार्केट में। अब एकदम से क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड था उसका रिटायर होना। अब वो रिटायर हो गया यानी कंपनी से निकल गया। कंपनी से निकलने के बाद में अब कंपनी में वो इन्वेंशंस नहीं होंगे उस तरह के, अब कंपनी में रिसर्च नहीं होगा उस तरह का, ऐसा सब लोगों ने मान लिया। और अब ऐसा मान लिया तो कंपनी की ग्रोथ कम होएगी, धीरे होएगी, कंपनी फिर डूब जाएगी, ऐसा हो सकता था। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं एप्पल कंपनी से। सो एप्पल में स्टीव जॉब्स जो था वो भी सक्सेसफुल इन्वेंटर था, काफ़ी सारे उसने नए इन्वेंशंस लाए, और पूरी कंपनी की जो आज वैल्यू है, ब्रांड जो बनाया है, वो स्टीव जॉब्स ने बनाया। और जब से उनकी डेथ हुई है उसके बाद से एप्पल गिरती जा रही है, उन्होंने कुछ नया लाया ही नहीं मार्केट में। सो देयर इज़ नो इनोवेशन फ्रॉम द एप्पल। यही चीज़ चल रही है अब इनके साथ में। अब आगे, Unfortunately, there was no way to replace the founder's contribution to the firm. स्टीव जॉब्स जैसा वापस कोई लाया नहीं जा सकता, ठीक है। अभी टिम कुक है, लेकिन स्टीव जॉब्स की बात ही कुछ और थी। Previously, CMC found it necessary to plough back most of its earnings to finance growth. पहले ये कंपनी क्या करती थी, जितना भी कमाती थी उसमें से मैक्सिमम हिस्सा वापस कंपनी में ही रख लेती थी ताकि कंपनी को ग्रो किया जाए। क्योंकि आपको पता है ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा रिटेन करोगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगी। सो डिविडेंड कम से कम बांटा जाता था। सो आगे लिखा है विच एवरेज 12% पर ईयर। पहले क्या होता था कि ग्रोथ रेट थी 12% पर ईयर की, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ एट 5% रेट इज कंसिडर्ड रियलिस्टिक। अब क्योंकि बंदा चला गया है कंपनी से तो अब 5% ही आगे ग्रोथ होगी, ऐसा हमें लग रहा है। अब इतनी ग्रोथ नहीं हो सकती, बट दैट लेवल वुड कॉल फॉर एन इंक्रीज इन द डिविडेंड पे आउट। फर्दर इट नाउ अपीयर्स दैट, अब ये लगता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विथ एटलीस्ट 14% रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय CMC's shareholder would amount to only 8 lakh pound for 2010 in comparison to a projected 20 lakhs pound of net income। क्या बातें चल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 14%, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है 8 लाख का, और अर्निंग्स जो होगी वो है 20 लैक्स की, ठीक है। अर्निंग्स जो होगी 20 लैक्स की। इफ द एग्जिस्टिंग 20% डिविडेंड पे आउट वेयर कंटिन्यूड, अगर माना जाए अभी जो चल रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% का, अगर वो आगे कंटिन्यू किया गया, रिटेन्ड अर्निंग्स वुड बी 16 लाख पाउंड्स इन 2010। But as noted, investment that yield 14% cost of capital would only amount to 8 lakh pound. So, इन्होंने 2-3 चीज़ें लिखी है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से 20 लाख पाउंड हम कमाएंगे, लेकिन अगर हम 20% डिविडेंड पे आउट रेशियो जो पुराना चलता आ रहा है उतना ही हमने अगर रखा तो हम सिर्फ 16 लाख ही रिटेन कर पाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स वुड बी 16 लाख। इसका मतलब क्या है, ध्यान दो, 2 चीज़ें। 20 लाख आप कमाओगे, उसका 20% पे आउट हो जाएगा।
तो 20 लाख का 20% हुआ 4 लाख, बचा कितना 16। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि रिटेन कितना करके रखोगे, सिर्फ 16 लाख का। सो 20 लाख इज द टोटल अर्निंग, 4 लाख इज द डिविडेंड की अमाउंट, और 16 लाख जो दिया है क्वेश्चन में वो है आपका रिटेन्ड अर्निंग। कंफ्यूजन का कोई यहाँ पे अब स्कोप नहीं छूटा। 20 लाख की अर्निंग, 4 लाख का डिविडेंड 20% के पे आउट रेशियो पे, और 16 लाख का रिटेन्ड अर्निंग, 8 लाख का आपका है इन्वेस्टमेंट। आगे, the one encouraging thing is that the high earnings from existing assets are expected to continue and net income of 20 lakhs is still expected for 2010। मतलब वापस से अननेसेसरी ये सेंटेंस रिपीट किया है। 2010 के अंत में 20 लाख का आपका अर्निंग होगा, ये मान के चलो। गिवन द ड्रामेटिकली चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस, सीएमसीज का जो बोर्ड है ये रिव्यू कर रहा है अपनी डिविडेंड की पॉलिसी, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है कंपनी में। तो अब डिविडेंड जो हम बांटते आ रहे थे अभी तक, उसको वापस से एक रिव्यू करना जरूरी है। क्या हमने इतना जो चल रहा था वो ही चलाना चाहिए आगे, या क्या हमने उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, ये सब चीजें डिस्कस करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं जिनका आपको जवाब देना है, ध्यान से देखें। Assuming that the acceptable 2010 investment projects would be financed entirely by earnings retained during the year, calculate करो dividend per share in 2010 and assuming that CMC uses the residual payment policy। अब एक एक चीजें मैं बताता हूं। क्या लिखा है कि assuming that acceptable 2010 इन्वेस्टमेंट कितना था 8 लाख का, ये फाइनेंस किया जाएगा बाय द अर्निंग्स रिटेन्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब अर्निंग्स रिटेन्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 16 लाख, इसमें से आप 8 लाख यूज कर लोगे, इसका मतलब 8 लाख बचा है। ठीक है, ध्यान दो, 8 लाख बचा है, और आपको याद है 20 लाख आपने कमाए थे, इसमें से 4 लाख डिविडेंड बांट दिया, तो 4 लाख को मैं डी लिख दूं ऊपर में। बचा कितना था 16 लाख, 16 लाख में से 8 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब बचा कितना है 8 लाख। लेकिन अज्यूमिंग दैट सीएमसी यूजेस द रेसिडुअल पेमेंट पॉलिसी। अब ये रेसिडुअल पेमेंट पॉलिसी का मतलब होता है, रेसिडुअल का मतलब बच्चा कुचा, बच्चा कुचा मतलब जितना भी आपने इस्तेमाल करना था इस्तेमाल कर लिया, अब जितना भी पैसा बचा है ये पेमेंट कर दो, डिविडेंड बांट दो। रेसिडुअल पेमेंट पॉलिसी का मतलब होता है जितना भी बचा हुआ पैसा है उसको आप एज अ डिविडेंड बांट दो। तो अब ये जो रेसिडुअल अमाउंट है, ये जो आर है 8 लाख का बचा हुआ, ये भी डिविडेंड में चला जाएगा। टोटल डिविडेंड कितना बटा, पहले 4 लाख और 8 लाख, 12 लाख रुपए का डिविडेंड बट रहा है। और ये ट्रांजैक्शन इस तरह से होंगे, 20 में से 4 का डिविडेंड गया, रिटेन्ड अर्निंग 16 बचा, 16 में से 8 का इन्वेस्टमेंट गया और बचा 8, तो 8 भी डिविडेंड में चला जाएगा। और अगर आपको सिंपल करना है इस पूरी कहानी को, तो 20 लाख में से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 12 लाख रुपए बचे, बांट दिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कैलकुलेट करो डिविडेंड पर शेयर इन 2010। बहुत ही आसान, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा आंसर नहीं है इसका, सो आप इतना सोचो मत, बहुत ही सिंपल सिंपल से इसके आंसर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17। ध्यान देंगे। पहला पार्ट, डिविडेंड पर शेयर इज नथिंग बट डिविडेंड की जो अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड की अमाउंट कहाँ से पता करोगे, जितनी भी अर्निंग्स थी माइनस आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगना था, तो बचा कुचा रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया। अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, रिटेन्ड पार्ट, और ये रेसिडुअल पेमेंट पॉलिसी के हिसाब से पूरा डिविडेंड बन गया, पूरा बांट दिया जाएगा जो बचेगा। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2 लाख या 20,000। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख, ठीक है, तो 12/2 करोगे तो 6 पाउंड पर शेयर। दिस इज योर डिविडेंड पर शेयर। पहला आंसर कि हर शेयर पे 6 पाउंड का डिविडेंड बांटा गया है। बढ़े आगे, दूसरा पार्ट फटाफट। What payout ratio does your answer to part A imply? अरे क्या बेकार पूछा इन्होंने।
वो पूछ रहे हैं कि ये जो 6 पाउंड का आपने दिया है इसका पे आउट रेशियो कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। कितना डिविडेंड पे आउट पे किया ना, किस में से पे करते हो सर, अर्निंग्स में से, तो कितना डिविडेंड बांटा डिवाइडेड बाय अर्निंग्स कितनी थी। सर मैंने 8 लाख नहीं, मैंने 12 लाख का डिविडेंड बांटा और टोटल सर कमाया था 20 लाख, तो पे आउट रेशियो कितना हो गया 60%। कुछ भी पूछते हैं, आई बात समझ में। 20 लाख का 60% आपने 12 लाख रुपए बांट दिया। तीसरा पार्ट, अब मजा आएगा आपको। तीसरे पार्ट में क्या लिखा है, इफ अ 60% पे आउट रेशियो इज अडॉप्टेड, जो दूसरे का आंसर था वो तीसरे में लिखा हुआ है ऑलरेडी। इफ अ 60% पे आउट रेशियो इज अडॉप्टेड, मतलब जो अभी आपने 12 लाख का पेमेंट दिया अगर वो ही अडॉप्ट किया गया, पहले पेमेंट कितना था 20% था क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा था, लेकिन अभी सिर्फ 12 लाख का, यानी 60% पे आउट रेशियो अगर हमने अडॉप्ट किया एंड मेंटेन्ड फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, और आगे भी ऐसे ही चलने दिया, व्हाट इज योर एस्टिमेट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। आपको क्या लगता है कि मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की क्या होगी। हाउ डज दिस कंपेयर विद द मार्केट प्राइस दैट शुड हैव प्रिवेल्ड under the assumptions existing just before the news about the founder's retirement. If the two values of PE are different, comment on why. अब देखो क्वेश्चन कैसा है सर। वो बोलता है कि अगर 60% डिविडेंड पे आउट रेशियो हमने मेंटेन किया आगे भी, तो बताओ आज मार्केट प्राइस कितनी होगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सो मार्केट प्राइस इज नथिंग बट 0 पॉइंट पे अगर निकालना है तो D1 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अगर 6 का डिविडेंड आपने बांटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना बोल रहे हो वो लोग, क्वेश्चन में 14 दिया था, एंड ग्रोथ रेट जो है 5%। ग्रोथ रेट बोला था ना उन्होंने कि 5% होगी। 5% ऑफ द ग्रोथ रेट इज कंसिडर्ड रियलिस्टिक। $66.67 आपका आंसर आता है। अब क्वेश्चन में आप ये पूछोगे सर न्यूमरेटर में ग्रोथ क्यों नहीं ऐड की। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये साल भर है, 2009 का एंडिंग, 2010 का एंडिंग। मार्केट प्राइस 0 पॉइंट पे निकालने बोला, यानी कि यहाँ निकालने बोल रहा है। जब 0 पॉइंट की मार्केट प्राइस निकालते तो हमें चाहिए होता है D1। ठीक है, आप ये बताओ जो आपने 20 लाख रुपए कमाए वो कब के हैं। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है 2010 के एंड के हैं। अगर 20 लाख यहाँ का है तो 8 लाख इसमें से जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी यहीं का हुआ। पहले तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कमाने के। उसके बाद जो 12 लाख रुपए इसमें से बांटा वो भी एंड ऑफ द ईयर पे ही बांटा होगा, पहले तो नहीं बांटा होगा, एंड पे ही बांटा होगा। अब ये जो 12 लाख बांटा 2 लाख शेयर होल्डर को, तो जो 6 रुपए का आपका डिविडेंड आ रहा था, 6 पाउंड का जो डिविडेंड आ रहा था वो भी एंड ऑफ द ईयर का ही हुआ ना। अर्निंग्स वहाँ की, पैसा वहाँ बांटा, डिविडेंड वहाँ बांटा, तो डिविडेंड पर शेयर भी वहीं का हुआ, यहाँ का थोड़ी होएगा जब पैसे है तो ये ऑलरेडी 6 क्या है, D1 ही तो है एंड ऑफ द ईयर का। इसमें ग्रोथ इंक्लूडेड है मान के चलेंगे, अलग से ग्रोथ कैलकुलेट सर नहीं करना गलती से भी इसमें। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। सो ध्यान दो, ये आपका हो गया 66.67। अब इसी के अंदर ना दूसरा पार्ट है, इसके अंदर का जो दूसरा पार्ट है वो क्या बोलता है, ध्यान देना। अरे
इसी के अंदर दूसरा पार्ट क्या बोलता है, यहाँ से चालू होता है कि हाउ डज दिस कंपेयर विद द मार्केट प्राइस। आपको इस मार्केट प्राइस को उस मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है जो दैट शुड हैव प्रिवेल्ड अंडर द अजम्पशंस एग्जिस्टिंग जस्ट बिफोर द न्यूज अबाउट द फाउंडर्स रिक्वायरमेंट। मान लो रिटायरमेंट, फाउंडर रिटायर होता ही नहीं, उसके पहले जब फाउंडर की रिटायरमेंट की जो न्यूज आई उसके बाद कुछ चीजें बदल गई। अगर वो रिटायर नहीं होता, उसके पहले की न्यूज पे, उसके पहले की फिगर्स पे भरोसा किया जाए, उसको कंसिडर किया जाए, तो उस टाइम पे मार्केट प्राइस क्या होती, उसको कंसिडर करते हुए मार्केट प्राइस क्या होती, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर उसको कंसिडर करते, ये टाइम है, उसको कंसिडर करते तो क्या फर्क पड़ता सर, 20 लाख तो यहाँ पे भी हमने कमाते, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी करते, 12 लाख तो आप यहाँ पे भी बांटते, और 2 लाख जो है वो नंबर ऑफ शेयर होते, 6 पाउंड तो यहाँ पे भी आता, डिविडेंड सेम है। बदलता क्या, तो ग्रोथ रेट बदलती, क्योंकि पहले ग्रोथ रेट थी 12% और अब ग्रोथ रेट है आपकी 5%। तो अब वाला चीज़ तो आपने ले लिया, बाद वाला चीज़ आपने लेना बाकी है। सो D1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इन्होंने ये लिखा ना, पहला पार्ट है ना, ये सेकंड पार्ट है। मार्केट प्राइस जस्ट बिफोर द न्यूज ऑफ फाउंडर्स रिटायरमेंट। तो मार्केट प्राइस अभी 0 पॉइंट पे, पहले भी 0 पॉइंट पे निकाल रहे हो, अभी भी 0 पॉइंट पे निकाल रहे हो, सिर्फ न्यूज अलग आ गई तो फैक्टर्स बदल गए थे। D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, तो ये तो 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि ये भी अभी भी D1 ही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14 और ग्रोथ रेट जो है आपकी अब 12% रहेगी, क्योंकि फाउंडर रिटायर नहीं हो रहा है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। तो अगर फाउंडर रिटायर नहीं हो रहा तो वो सक्सेसफुल इन्वेंटर है, कंपनी में है और उसकी वजह से बहुत ग्रोथ होगी, इसीलिए 12% लिया हमने। 6 डिवाइड बाई 0.02 अगर आप करोगे तो आपकी प्राइस आती है 300 पाउंड। यानी सोचो, मार्केट में इन्वेंटर, वो फाउंडर जो है रिटायर नहीं होता तो मार्केट प्राइस 300 पाउंड होती, जो कि गिर के अभी 66.67 पाउंड हो गई है। कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इन सब चीज़ों की वजह से, और ये रियलिटी में होता है। जब भी कंपनी का जो रूट होता है, जो मेन चीज़ होती है, वो अगर टूट जाती है, भले ही वो इंसान हो, कोई पॉलिसी हो या कोई टेक्नोलॉजी हो, तो कंपनी की मार्केट प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, 300 पाउंड से सीधा 66.67 पाउंड पे आ गई। रीजन भी हमने लिखना है कि डिफर कर रही है, तो क्यों कर रही है। बोथ द प्राइसेस डिफर्स बिकॉज growth rate has fallen due to the news of founders retirement। बस कहानी खत्म। ग्रोथ रेट ही, दोनों फॉर्मूले में ग्रोथ रेट ही एक डिफरेंट था आपका। आओ सर लास्ट वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। व्हाट वुड हैपन टू द प्राइस, फिर से क्या निकालना है सर, प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफ द ओल्ड 20% पे आउट वेयर कंटिन्यूड। अगर आपने पुराना जो 20% पे आउट रेशियो मेंटेन कर रहे थे वो कंटिन्यू करते तो क्या होता। Assume that if this payout is maintained, the average rate of return on the retained earning will fall to 7.5%. तो ROI हो गया 7.5% एंड द न्यू ग्रोथ रेट विल बी, ये फॉर्मूला देके उन्होंने न्यू ग्रोथ रेट 6% निकाला, बाकी और कुछ काम का नहीं है आपके। ग्रोथ रेट 6% दे दी, पहले ग्रोथ रेट 12%, 5% ऐसा दिया हुआ था, लेकिन अब बोल रहे हैं कि अगर ऐसा आप कर रहे हो ना, 20% पे आउट दे रहे हो, तो ग्रोथ रेट 6 लो। सो अब क्या होगा डी में, लास्ट वाला पार्ट। अब क्या बोल रहे हैं वो कि यार देखो 20% जो पुराना पे आउट था ना वो ही फॉलो करो, तो कमाई तो 20 लाख जो होनी थी वो होगी, उसके बाद आप
20% फॉलो करोगे ना, 20% कितना आता है सर, 4 लाख पाउंड आप बांटोगे, कितने लोगों में बांटोगे, 2 लाख शेयर होल्डर्स में, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आया सर, 2 पाउंड, खत्म। डिविडेंड पर शेयर कितना आया आपका, 2 पाउंड आया। ये 6 की जगह। सो मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे आप, डिविडेंड, अभी भी डिविडेंड पर शेयर 2 पाउंड साल के अंत का है, हमको मार्केट प्राइस यहाँ की निकालनी है, तो कोई इसमें ग्रोथ ऐड नहीं होगी, ऑलरेडी वो साल के अंत का दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, 2 डिवाइडेड बाय 0.14 माइनस 0.06, अगर डिविडेंड आप कम बांटते हो तो आपकी मार्केट प्राइस गिर के 25 पाउंड हो जाएगी। ध्यान दो, पहले 300 थी, उससे गिर के 66.67 हुई, और अब मार्केट प्राइस गिर के 25 हो गई, सबसे कम। क्यों? पहली बात तो रीज़न ये था कि रिटायरमेंट, आपका फाउंडर रिटायर हुआ, ठीक है, तो अब कंपनी में इतने इन्वेंशंस नहीं होंगे, तो जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उनको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, ये उन्होंने मान लिया। उसके बाद में भी साल जब ख़त्म हुआ तब आपने डिविडेंड और कम बांटा, पहले 6 का बांटना शुरू था, अब आप 2 का ही बांट रहे हो, जितना पहले बांट रहे थे, कम 2 का ही बांट रहे हो, तो दोनों बैड न्यूज़ आई, तो और मार्केट प्राइस गिरी और 25 तक पहुंच गई। सिंपल, ये है आपकी कहानी। That's it, sir. This is the question that we have completed. I think you understood all the concepts of this entire question. एक बार रिवाइज करोगे तो और चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हम ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप IRR मेथड से सॉल्व करोगे, मतलब IRR मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। सिंपल है, आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, लेकिन एक ये डिविडेंड का और अपना कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। सो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। मैं 2 मिनट में आता हूँ पानी शानी पी के। आइए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 हम समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ट्रुली पीएलसी प्रेजेंटली पे करता है डिविडेंड 2 पाउंड का। अब क्वेश्चन में उन्होंने वर्ड यूज कर दिया प्रेजेंटली। प्रेजेंटली मतलब ये D0 हो गया, एक्सपेक्टेड होता तो D1,
नेक्स्ट ईयर होता तो D1, आगे पे करेंगे ऐसा कुछ भी इंडिकेशन होता, फ्यूचर वर्ड यूज किया होता तो D1, पास्ट यूज कर रहा है, करंट यूज कर रहा है, प्रेजेंटली यूज कर रहा है तो D0। एंड एज अ शेयर प्राइस ऑफ 40, अच्छा उन्होंने मार्केट प्राइस निकाल के दे दी। इफ दिस डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर एवर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेचुटी। व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, के ही निकालने बोला। देखो मार्केट प्राइस ऊपर दे दिया था तो मेरे को तो तभी समझ में आ गया था कि अब मार्केट प्राइस तो निकालना नहीं है, कुछ बाकी के जो फैक्टर्स बचे उसमें से निकालना होगा। यूजिंग अ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच, अब क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच लिखा है, लेकिन आज सच डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल नहीं, आपको गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगाना पड़ेगा। दोनों मॉडल ऑलमोस्ट सेम है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कोई और पर्सन ने नहीं बनाया, एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो हमने अलग से लिया, आपके सिलेबस में भी अलग से नहीं है, और कहानी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ लूंगा क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटली पे किया है, ऐसा लिखा है। अगर नेक्स्ट ईयर होता तो ऊपर में D1 लेता सीधा सीधा, D0 लिखा है तो D0 वाला फॉर्मूला लेंगे। 2 ग्रोथ रेट दिया है उन्होंने 12% का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। टू इंटू 1.12 किया तो 2.24 आया, डिवाइडेड बाय 40 करूँगा तो 0.056 आएगा, प्लस 0.12 आएगा, माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आता है 17.60। कि इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसे कंपनीज के इक्विटी शेयर से, 17.60% एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये तो पार्ट बहुत आसान था, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में फॉर्मूला में रखो, आंसर आ गया आपका। और आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि कम से कम इतना तो कमाना चाहिए। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर 40 पाउंड पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। बात आती है सर दूसरे पार्ट में, और जो कि इंटरेस्टिंग है। इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट 1 में जो सिचुएशन दी है सबको भूल जाओ। सपोज दैट द डिविडेंड्स वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20%, अब ग्रोथ रेट कितनी है 20 पर एनम फॉर 5 ईयर्स। ऊपर में देखो पहले लिखा था 12 और फॉरएवर, अब फॉरएवर नहीं है, 5 साल के लिए, एंड 10% पर ईयर देयर आफ्टर। अब देयर आफ्टर के बाद कब तक ये नहीं लिखा उन्होंने बोला कि 5 साल तक 20% की ग्रोथ रेट होगी और उसके बाद 10% की होगी, लेकिन उसके बाद कब तक नहीं लिखा। इसका मतलब अब ये हो गया फॉरएवर। 2 ग्रोथ रेट है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट को बोलते हैं 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अगर आपको कोई और बुक आप देखते हो एफएम में, डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में, तो आपको ये वर्ड मिल सकता है 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। और 2 स्टेज का मतलब ये हो गया कि पहले आपको 20% ग्रोथ रेट से एनालाइज करना है, उसके बाद आपको 10% ग्रोथ रेट से एनालाइज करना है, और दोनों की टोटल करना है, और कुछ भी नहीं है। जितनी ग्रोथ रेट, अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहा 3 साल तक ग्रोथ रेट 20%, उसके बाद ग्रोथ रेट 15%, 2 साल तक, 3 साल 20, 2 साल 15, और उसके बाद फॉरएवर 10, तो 3 ग्रोथ रेट आई। इसको बोलेंगे 3 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और कुछ भी नया नहीं है इसमें, प्रेजेंट वैल्यू ही निकालनी है और सब कुछ वैसा ही है। ध्यान देंगे आगे। नाउ व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। अब क्वेश्चन बोलता है कि अब बताओ कि एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। अब आप वो फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। फॉरएवर जहां पे भी आया वहां पे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल तो लगेगा, लेकिन पहले 5 साल के लिए सिंपल प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसमें आप टेबल बनाते हो और एक एक करके खींच के लेके आते हो। तो अब ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व करते हैं आईआरआर मेथड से। फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूं, आई थिंक
ठीक है, लेट्स गो फॉर द टेबल. ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. नहीं, आप एक चीज़ तो समझ लो. ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, उन्होंने बोला ऐसे 5. ठीक है, और उसके बाद में भी मैं 5 ही लूँगा. पाँच साल हो गए. उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो यहाँ से शुरू होगी. तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले तो ये ध्यान दो, हमको निकालना है सर मार्केट प्राइस 0 पॉइंट पे. और ये कैसे आएगी? फ्यूचर में होने वाले जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू. तो सबसे पहली कैश फ्लो क्या होगी सर? D1, फिर D2, फिर D3, फिर D4 और D5. यहाँ तक तो आप डिविडेंड ले लोगे. अब बात आती है उसके आगे की कैश फ्लो कैसे निकालें. सर उसके आगे है परपेचुटी. परपेचुटी है तो आप परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो? परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी वाला फॉर्मूला या गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल. तो जो उससे मार्केट प्राइस आएगी वो कहाँ की होगी? वो होगी सर ये वाली मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 5. इसके लिए आप लोगे सर D6. ये चीज़ याद रखना. तो आप D6 ले लोगे, लेकिन ये D6 सिर्फ इसके लिए ले, मार्केट प्राइस में वो इंक्लूडेड है, तो अलग से आपको D6 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. यानी आपको जो कैश फ्लोज होने वाली है वो सिर्फ इतनी है, 5 कैश फ्लोज. और हम मान के चलेंगे कि उस टाइम पे हम अगर मार्केट प्राइस पे बेचते हैं तो वो क्या होनी चाहिए. क्या है वो तो नहीं दिया हुआ देखो क्वेश्चन में. अगर दिया हुआ रहता तो वो निकालना नहीं पड़ता MP5. लेकिन वो MP5 आएगा, 6 नहीं आएगा. अगले साल की कैश फ्लो नहीं रहेगी वो. जैसे अगर आज से परपेचुटी शुरू होती तो आप मुझे बताओ, मार्केट प्राइस जो निकालते वो यहाँ के निकालते ना, और उसके लिए डिविडेंड जो लेते वो यहाँ का लेते D1. वैसे ही जहाँ से परपेचुटी शुरू हो रही वहाँ की प्राइस निकालते हो. ये तो समझ में आ रहा आपको? आज से फॉरएवर मिलेगा, इसका मतलब ही यही हो गया, फॉरएवर. तो अगर वो MP0 है तो यहाँ पे भी तो देखो इसी MP5 के बाद में ही लाइन्स आना शुरू हुई है, तो वो MP5 निकलेगी अपनी. किसी के भी मन में आ रहा होगा MP6 होगा वो, तो नहीं सर, बिल्कुल MP6 नहीं होगा वो. बाद में आपको वापस बताऊंगा. सो आप 5वें साल में देखेंगे तो 2 कैश फ्लो है, एक तो D5 है और MP5 है, तो इसलिए मैंने 2 बार 5 लिखा यहाँ पे. ठीक है, अब हम निकालते हैं हमारा डिविडेंड. अब अगर आप देखोगे तो D0 उन्होंने दिया है 2 का. D0 का कोई लेना देना नहीं है. 2 में ग्रोथ ऐड करो. ग्रोथ कितने की ऐड करोगे? 20% ग्रोथ उन्होंने बोला है. सो 2 में आप 20% की ग्रोथ ऐड करोगे तो आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा 2.2. फिर 2.4 में आप 20% की ग्रोथ ऐड करोगे तो 2.88. फिर 20% की ग्रोथ ऐड करोगे 2.88 में, सो दैट्स 3.46. अब 3.46 में 20% की ग्रोथ ऐड करोगे 4.15. और आखिरी में 4.15 में 20% की ग्रोथ ऐड करोगे तो आ गया 4.98. ये 5 साल के आपके डिविडेंड आ गए. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी जाएगी बाद में हमको भी. 2.4, 2.88, 3.46, 4.15, एंड देन 4.98. ठीक है,
अब बात आती है MP5 की, और ये कैसे निकालोगे, क्योंकि ये परपेचुअल है तो यहाँ परपेचुटी वाला आपका फॉर्मूला लगेगा। अब परपेचुटी वाला क्या फॉर्मूला लगता है, MP5 इज इक्वल टू D6 आएगा पहले तो यहाँ पे। और 6 कैसे निकालते हो आप, क्योंकि 5वें साल का फैक्टर प्राइस निकालना है तो 6वें साल का डिविडेंड, तो वो आएगा D5 इंटू ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। ठीक है। D5 हमने निकाला 4.98, इसमें 20% की ग्रोथ डालेंगे तो D6 आ गया। अब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लेंगे और ये 20। हर जगह आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही निकालनी है। अब आपको ये कैसे निकालना है, ये डिपेंड करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड पे, क्योंकि यहाँ पे आपको और कोई रास्ता ही नहीं बचा। IRR मेथड यूज़ करना है, इसका मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है। इसका मतलब आप 2 रेट लेके देखेंगे, दोनों रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और वो 40 आनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अगर आज आप शेयर खरीदते हैं तो आउटफ्लो कितना, 40 पाउंड का, और इनफ्लो क्या है, जो फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू। सो उस रेट से इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो। आउटफ्लो हमको पता है 40 है, तो इनफ्लो क्या है, ये जो दिया हुआ है, तो उस रेट से आपका टोटल मैच करना चाहिए। और हम इंटरपोलेट करेंगे, जो भी रेट आएगा वो रेट होगा आपका आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड हम बहुत बार देख चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहानी शुरू करते हैं। रेट अज्यूम करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहला रेट जो मैं अज्यूम करने जा रहा हूँ वो है 20% का। ठीक है, 20% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी में अज्यूम कर रहा हूँ। 20% मत ही करो यार, फंस जाओगे। नहीं ठीक है, कर सकते हैं। और यहाँ एक गलती हो गई मुझसे, 5 साल के बाद में ग्रोथ रेट 10% है, तो यहाँ मैं सिर्फ 10 लिखूंगा। ठीक है, तो फैक्टर ले लो 0.833 पहले साल का, 0.694, 0.579, एक सेकेंड, 0.482, 0.40, सॉरी ये भी 0.482 ही आएगा ना, नहीं 0.402 और 0.402, क्योंकि 5वें साल में ही है दोनों कैश फ्लोज, 5वें साल के। अब आपने कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिया था, 20, तो आप यहाँ पे रखोगे 20। ठीक है, 20 रखा और सॉल्व करके देखो। 4.98 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.1, सो दैट्स 54.78। तो आपने लिखा सर यहाँ पे 54.78। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व कर लो। प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, टू 2.4 इंटू 0.833 अगर आप करोगे तो ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 2, 2, 2 और 22.02। सर ये क्या किया समझ नहीं आया, हमेशा 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 क्यों आया, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में थोड़ा सा कहानी आसान करना था, इसलिए आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो यूज़ किया है वो 20% अपने मन से लिया है। ठीक है, यानी 20% से डिस्काउंटिंग कर रहे हो, और क्वेश्चन में ग्रोथ रेट भी 20% दी हुई है, यानी हर साल 20% से आगे जा रहे हो और उतने से ही पीछे आ रहे हो, 20% से आगे जा रहे हो उतने से ही पीछे आ रहे हो, यानी नेट में डिस्काउंटिंग तो कुछ भी नहीं हो रही। तो जो फिगर है वही फिगर रह गई, 2, 2, 2, 2, 2, 2 प्रेजेंट वैल्यू में। 20% से आगे बढ़ाया तो 2.4 हुआ, वापस डिस्काउंटिंग किया तो 2 हो गया। 2.88 हुआ, 20% से और आगे बढ़ाया तो वापस 2 साल से डिस्काउंटिंग किया 20% से, तो वापस 2 हो गया। इसीलिए ये कहानी ऐसे आई है। लेकिन
हमारा सवाल क्या है, हमारा निकालना क्या है, पर्पस क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू 40 आनी चाहिए। कहाँ कितनी आ रही है, 32 आ रही है। प्रेजेंट वैल्यू हमको और बढ़ाना है, कितनी आनी चाहिए, 40, जो इनफ्लो और आउटफ्लो की टोटल थी। तो प्रेजेंट वैल्यू 40 आने के लिए हमको प्रेजेंट वैल्यू और बढ़ाना है, तो रेट कम करना पड़ेगा। अगला रेट हम लेते हैं सर 15% का, और देखते हैं क्या आंसर आता है। आपके लिए बस तकलीफ बढ़ेगी, मेरे लिए कहानी थोड़ी आसान हो जाती है। टेक्नोलॉजी यू नो। अब देखो आप भी पढ़ रहे हो, तब तक है ये सब तकलीफ, उसके बाद तो आपके लिए भी आसान है। ठीक है। सो ये मैंने फैक्टर लिया था 20% का, और अब हम लेंगे सर एट 15%। तो ये सब बदल जाएगा आपका, बाकी सारा सेम है। फिफ्टीन % पे फैक्टर देखो, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, और यहाँ पे भी 0.497। कितना परसेंट लिया हमने, 15% लिया, तो यहाँ पे 15% रखेंगे हम, और उससे आंसर आएगा 4.98 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 0.05, सो दैट्स 109.56। मल्टीप्लाई करें 2.4 इंटू 0.870, दैट्स 2.09, 2.88 इंटू 0.756, 2.18, 3.46 into 0.658, that's 2.28, 4.15 into 0.572, 2.37, 2.48, 54.45। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक बार देखता हूँ वापस। $54.45, ठीक है। आंसर्स क्रॉस टैली कर रहा हूँ, सो 2 मिनट होल्ड करें बस। ठीक है, टोटल थोड़ा भी कम कर देते ना तो भी आंसर आ जाता। अभी है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ये आपका टोटल आ रहा है 65.85। सो अब देखो क्या हो रही है कहानी। IRR वाले कॉन्सेप्ट में ना आपकी लग जानी है। आपको चाहिए सर ऐसा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जहाँ पे 40 मार्केट प्राइस आ रही हो, ठीक है। आपको चाहिए ऐसा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमने सर 20% लेके देखा, सॉरी हमने 20% लेके देखा तो पता चला हमारी जो वैल्यू है 32 पॉइंट हमारी जो वैल्यू है वो 32.02 आ रही है। फिर हमने कम किया 15 तक तो पता चला सर हमारी जो वैल्यू है 65.85 आ रही है, यानी बढ़ गई। तो कम करना था ये समझ में आया। 20 का 19 करते तो कहीं 35 पे पहुंचता, 18 करते तो शायद 40 के आसपास पहुंचता, 17 किया और कम हुआ बढ़ा, 16 किया और बढ़ा, और 15 किया तो 65 पे पहुंच गए। अब कहीं ना कहीं 20 और 15 के बीच में एक ऐसा रेट है जहां पे प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो 40 आएगा।
बार बार तो अब ये सब करते नहीं बैठेंगे, कितने टेबल बनाते जाएंगे हम, ऐसे बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जब दो बार कैलकुलेशन हो गए तो नया कॉन्सेप्ट आता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या बोलता है आपका, 20% और 15, अब 20 से जाओ या 15 से जाओ, अब आप पे डिपेंड करता है। मैं एक काम करता हूँ, 20 से जाता हूँ। थोड़ा नया कुछ बताता हूँ। 20 से 15 गए, नीचे गए, माइनस करेंगे, यानी 5% में नीचे गया तो पता चला 32.02 से 65.85 तक पहुंच गया। तो कितनी प्राइस आगे बढ़ा, 33 रुपीज आगे बढ़ गया मैं, डबल। 32 का 33 और बढ़ गया ना। तो आपने कहां तक जाना था, आपने सिर्फ 32 से 40 तक जाना था। तो कितना बढ़ना चाहिए था, 40 माइनस 32.02, सिर्फ 7 रुपए 98 पैसे बढ़ाना था। 5% नीचे गिर के मैंने 33 रुपीज बढ़ा दिए। तो इंटरपोलेशन करेंगे अब यहाँ पे, 20 माइनस, नीचे आ रहे हैं इसलिए माइनस, 20 से 15 पे कब आओगे, प्लस करके तो नहीं आ सकते, माइनस 5% नीचे गिरा तो 33 रुपीज 83 पैसे आगे बढ़ा। 7 रुपीज 98 पैसे आगे बढ़ने के लिए कितने परसेंट गिरना पड़ेगा, ये है आपका इंटरपोलेशन। आपका आंसर आता है 18.82%। सो मैं वही बोला 18 के आसपास कहीं तो आएगा। आई बात समझ में। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब आप ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंटिंग करके देखो, आपका आंसर 40 के आसपास आएगा। बिकॉज इंटरपोलेशन और ऐसी मेथड से निकाला हुआ हर आंसर को हम अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 40 नहीं आएगा, एरर रहेगा ही। कॉन्सेप्ट के नाम में ही ट्रायल एंड एरर मेथड है। सो देखो, थोड़ा बहुत लॉजिक आपको बैठेगा कि आपने जब पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसका आंसर 17.60 था, अब 18.82 आया, यानी कहीं ना कहीं आसपास ही आया है। थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट उसमें बदला। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर इज। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना हो और मार्केट प्राइस दिया गया हो और ऐसी सिचुएशन हो, तो आपको दो रेट लेना पड़ेगा। पहला रेट सर कौन सा लेते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका अगर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ पहला रेट कैसे चूज़ करना, बाकी तो सारी प्रोसीजर आती है, पहला रेट कैसे चूज़ करना। देखो, कैपिटल बजटिंग में मैं आपको जनरली बोलूँगा पहला रेट 15% के आसपास लो। एक दो फॉर्मूलेज है जिससे आप पहला रेट ले सकते हो, लेकिन वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं होते, तो अननेसेसरी दिमाग में बर्डन मत डालो। 15% 20% से पहला रेट शुरू करो। यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे को क्लियर कट दिख रहा था ग्रोथ रेट 20% है, तो 20% पहला रेट लेके देख लो, कहानी खत्म हो जाती। और आखिरी में जो ग्रोथ रेट है वो 10% है। एक चीज़ याद रखना, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में कभी भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन नेवर बी लेस देन ग्रोथ रेट, ये नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज़ टू बी इक्वल टू और मोर देन द ग्रोथ रेट, ये रूल फॉलो होगा। हमारे क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दो थी, 20% और 10%, तो कम से कम 10 तो होगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 के नीचे नहीं जा सकती, निगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता मार्केट प्राइस का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, 8 माइनस 9 10% करते तो माइनस आता नीचे आंसर, उससे मार्केट प्राइस माइनस आती। मार्केट प्राइस माइनस हो सकती है क्या, नहीं। तो डिनोमिनेटर माइनस हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन नेवर बी लेस देन द ग्रोथ रेट, ये तो अजम्पशन है। तो 10 से कम आपको अगर लेना है तो 15 20 10, 20 से चालू करो या 15 से चालू करो, आपको अगला पता चल जाएगा कम लेना है या ज़्यादा लेना है। सो आंसर्स नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सर। इंटरपोलेशन का ये 18.82%।
चले। क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क जाएगा। ट्वेंटी भी होमवर्क जाएगा। गॉर्डन्स मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल, उसी से इस्तेमाल करना है, मतलब फिगर्स रखो, आंसर आएगा वाला पार्ट है ये। तो 20 भी हम ऐसा कर चुके हैं। कैसा क्वेश्चन? बाईस भी होमवर्क है। 23 हमने मॉडिग्लानी मिलर मॉडल के टाइम पे देख लिया, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ट्वेंटी फोर भी मॉडिग्लानी मिलर पे ही है। ट्वेंटी थ्री एक बार हम इसमें नंबर ऑफ शेयर और मार्केट प्राइस ही निकालनी है। आप एक बार 23 उस फॉर्मूले से करके देखो, आ जाएगा। 24 सॉरी, मॉडिग्लानी मिलर जो 23 की आना, 23 अगर आपको आया तो 24 में कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम चीज़ें, सारी फिगर्स सेम, मतलब सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ फिगर्स बदल रही है। 24 देखने दो, सॉरी 25। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 3-stage डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। 3 अलग अलग ग्रोथ रेट्स आपको दी हुई है। क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हैं हम। एज सच डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है उसमें। मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूँ, यू नीड टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। ठीक है, समझा देता हूँ, हम रफ में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। Z लिमिटेड इज फोर्सिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 12%। Z लिमिटेड क्या कर रहा है? ग्रोथ रेट ऑफ 12% पर एनम इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल में Z लिमिटेड में क्या ग्रोथ रेट होएगी? 12% की। चलो यार कैलकुलेट कर लेते हैं, इतना टाइम लगाएंगे उससे अच्छा तो 1 और 2। यहाँ ग्रोथ रेट कितनी? 12% और 12% होगी 2 साल। उसके बाद द ग्रोथ रेट इज लाइकली टू फॉल टू 10% फॉर द 3rd ईयर एंड 4th ईयर। तीसरे और चौथे साल में जो ग्रोथ रेट है ये आपकी 10% हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट चौथे साल के बाद द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबिलाईज। अब कांस्टेंट चलती रहेगी 8% पर एनम। अब आपका आया यहां पे परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट। अब ग्रोथ रेट आपकी 8% पर एनम परपेचुअल होएगा। सो पहले 2 साल, फिर 2 साल, और फिर आपका परपेचुअल। आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये ऐसे 3 अलग अलग स्टेजेस दी हुई है। अब इफ द लास्ट डिविडेंड पेड, लास्ट डिविडेंड यानी कि D0 1.5, 1 रुपये 50 पैसे का लास्ट डिविडेंड था सर। क्या हो जाता है इसको? If the last dividend paid was 1.50 per share and the investors required rate of return is 16%, यानी कि cost of equity 16% है, find out the intrinsic value per share of Z Limited as of date, यानी आज की। क्या निकालना है आपको? मार्केट प्राइस। यहाँ पे कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? यार ये मूव क्यों नहीं हो रहा? एक बार मैं रीस्टार्ट करता हूँ इनको। सो आप 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो कैसे निकालोगे आप।
आपके पास में 4 साल प्लस परपेचुटी है, तो कैश फ्लोज कितने कितने होंगे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में D1 होना चाहिए, D2 होना चाहिए, D3 होना चाहिए, D4 होना चाहिए। अब D5 की ज़रूरत नहीं, 4 साल तक कहानी खत्म हो गई। अब उसके बाद परपेचुटी है, तो परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, वो हो जाएगी मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर। एक क्वेश्चन देखा था ऊपर में अभी अभी अपन ने, जिसमें 5 साल था और फिर MP5 निकाला था। वैसे ही 4 साल है तो MP4 निकाल लिया हमने। MP4 कैसे निकालेगा, परपेचुटी वाले कॉन्सेप्ट से निकलेगा आपका। सो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको, कहानी बहुत ही सिंपल है। ईयर कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना है हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% एंड प्रेजेंट वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वही फैक्टर आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि 2 डिजिट के। सो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और चौथे साल, ऐसा ही आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पे आप 5वें साल ले लेते हो गलती से। 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था ना आपने, 1 रुपये 50 पैसे में पहले 2 साल क्या ग्रोथ रेट आ रही है, पहले 2 साल ग्रोथ रेट आ रही है सर 1.50 इंटू 1.12, 12%, यानी कि 1.68। फिर इसमें 12% और ऐड करो, 1.88। अब 10% ऐड करेंगे हम, 2.07, और 10% ऐड करो 2.27, 28 ले लो, ठीक है। मार्केट प्राइस परपेचुटी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे सर, परपेचुटी के टाइम पे MP4 इज इक्वल टू D4 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ लोगे, D5 चाहिए होता है हमको यहाँ पे, तो वो कैसे निकालोगे, D4 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। सो MP4 इज इक्वल टू D4 था 2.28, ग्रोथ रेट यहाँ दिया 8% की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उन्होंने बोला कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% लेना है, और ग्रोथ रेट 8 की, निकालो 2.28 इंटू 1.08 डिवाइड बाई 0.08, दैट्स 30 रुपीज़ 78 पैसे। ये 5 कैश फ्लोज है जो आपको होने वाली है अगले 5 साल में। 16% से फैक्टर ले लो, 86, 74, 64, .5 और 48, आई थिंक वो 0.5 है या छुप गया, मेरे को देखना पड़ेगा। 0.55 है, ठीक है। तो करेक्शन करो आप उसको, यहाँ 0.55 होना चाहिए, एक छुप गया है उसमें, ये जो है 0.55 है, और 48, सॉरी 5वां साल दिया है क्या इन्होंने, बेटे चालाकी की है क्वेश्चन में आपसे इन लोगों ने। 2 साल, 4 साल और 5वां, ये अगर आपने ले लिया ना तो आपके लग जाएंगे, पूरे मार्क्स कटेंगे पूरे। ज़रूरत ही नहीं है, वो सिर्फ आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा अगर आपने ले लिया तो। मैं वही बोलूँ 4वें साल के लिए कैसे आ रहा है आगे। 1.68 इंटू 0.86, 1.44, 1.88 इंटू 0.74, 1.39, 2. अरे यार आज बड़ी तकलीफ दे रही है। .07 इंटू 0.64, 1.32, 2.28 इंटू 0.55, 1.25, 30.78 इंटू 0.55 इज 16.92, 93, कर लो टोटल मुट्ठी में। 1.44 प्लस 1.39 प्लस 1.32 प्लस 1.25 प्लस 16.90, ओह सॉरी, अरे यार
₹22.33 इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी थियोरेटिकली इतनी शेयर की प्राइस आज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड, उससे कम है तो अंडर वैल्यूड कहा जाएगा। क्वेश्चन आपको यही निकालने बोल रहा था कि फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड का शेयर आज कितने रुपए में बिकना चाहिए सर? जेड लिमिटेड का शेयर आज आपका ₹22.33 में बिकना चाहिए, इससे ज़्यादा में बिकना नहीं चाहिए। मज़े आएंगे, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना डिफिकल्ट आपको नहीं जाना चाहिए यार। वही समझ नहीं आता मेरे को, बस वही डर है कि आप नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए होमवर्क थोड़े अभी तक इतने ज़्यादा आपके गए नहीं है। ये भी 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, एक बार करके देखना, आसानी से आएगा। पहला तो अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स विल ग्रो एट 25% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ग्रोथ रेट पहले 2 साल के लिए कितना है? 25%। उसके बाद अर्निंग्स आर लाइकली एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द 3rd ईयर ऑनवर्ड। अर्निंग्स 3rd ईयर ऑनवर्ड आपकी कितनी रहेगी? 10% रहेगी। चलो एक बार ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में। Zumo and Company is a watch manufacturing company and is all equity financed and has a paid up capital of 10 lakh rupees. 10 लाख रुपीस का पेड अप कैपिटल इज Zumo and Company नाम की कंपनी का। द अदर डेटा रिलेटेड टू द कंपनी इज एज फॉलोज। 2004 से लेकर 2008 तक हर साल कितना मेरा अर्निंग पर शेयर था, नेट डिविडेंड पर शेयर था और शेयर प्राइस थी, ये दिया हुआ है। ईपीएस और डीपीएस दिया हुआ है, आप अगर ध्यान दोगे तो ईपीएस डीपीएस से पे आउट रेशियो आपका निकल सकता है, निकालना हो तो। लेटेस्ट में जो अभी साल चल रहा है वो है 2008 का एंड आ चुका है। अब अगला साल जो है 2009 शुरू होएगा। सर ये कैसे पता चला? ये आगे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ध्यान दो। Zumo एंड कंपनी ने क्या किया? एक कंसल्टेंट हायर किया। हैज हायर्ड वन मैनेजमेंट कंसल्टेंट वाइडल कंसल्टेंट्स टू एनालाइज द फ्यूचर अर्निंग्स एंड अदर रिलेटेड आइटम फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। आने वाले साल के लिए Zumo एंड कंपनी की अर्निंग्स क्या होगी ये सब पता लगाने के लिए कोई कंसल्टेंट हायर किया था हमने। अब उस कंसल्टेंट ने, वाइडल कंसल्टेंट नाम था उसका, उसने बोला कि अगले 2 साल यानी कि 2009-2010 की ग्रोथ रेट जो होगी 25% होगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ऑल्सो एंड डिविडेंड ऑल्सो। लेकिन सेकंड लाइन में उसने सिर्फ अर्निंग्स की बात की, उसने बोला अर्निंग्स आर लाइकली एट द रेट ऑफ 10%, उसने ये नहीं बोला डिविडेंड भी। फ्रॉम 3rd ईयर ऑनवर्ड्स की बात की है, यानी परपेचुअल। फर्दर इफ, ध्यान देना, इफ देर इज अ रिडक्शन इन अर्निंग्स ग्रोथ, अगर अर्निंग्स की ग्रोथ रेट रिड्यूस हुई, जो कि एक्चुअल में हो रही है, 25% से हम कितना हो रहे हैं? 10% पे जा रहे हैं, तो ग्रोथ रेट रिड्यूस हो रही है। अकर्स डिविडेंड पे आउट रेशियो विल इंक्रीज टू 50%। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा? 50%। एक सेकंड, ठीक है। Assuming the tax rate as 33% which is not expected to change in the foreseeable future, टैक्स रेट कितना है कंपनी का? 33% का। कैलकुलेट करो द एस्टिमेटेड शेयर प्राइस, कि शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, एंड पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या होना चाहिए, विच एनालिस्ट नाउ एक्सपेक्ट्स फॉर Zumo एंड कंपनी यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप अज्यूम कर सकते हो 18% का। पहली बात तो टैक्स रेट क्यों दिया है समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में आपने टैक्स रेट का एज सच कोई इस्तेमाल किया नहीं, और आई डोंट थिंक सो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इस्तेमाल होगा जिस तरह से डेटा दिया हुआ है वो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27।
2008, ये 9 है, ये 10 है, ठीक है। ये 2008 था जहां हम खड़े हैं। हमको 2000 एंड की ही 2008 के एंड की ही थ्योरेटिकल प्राइस निकालनी है। सर 2008 की एंड की तो प्राइस दी हुई है 37.20, वो एक्चुअल प्राइस है सर, होनी कितनी चाहिए वो निकालनी है। सो 6.20 का ईपीएस है अभी हमारा, और डिविडेंड है 2 रुपये 50 पैसे का। अच्छा, तो ईपीएस डीपीएस 6.20, 2 रुपये 50 पैसे, कितने से ग्रो होएगा? 25% से ग्रो होएगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। सो ये हो जाएगा 7 रुपये 75 पैसे प्लस 25%, 9 रुपीज़ 69। डिविडेंड की बात करते हैं, 3 रुपये 13 पैसे, 3 रुपये 91 पैसे, ठीक है। डिविडेंड कितना? 2 रुपये 50 पैसे ना, ठीक है। अब ये हो गई सिचुएशन। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? मार्केट प्राइस निकालना है 0 पॉइंट पे, और ये आएगी आपकी 3 फिगर से, ध्यान देना। एक तो D1, D2 और D2 के एंड पे जो मार्केट प्राइस आएगी वो। ऐसा ही हमने पिछले 2 क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है। जब तक साल दिया है तब तक डिविडेंड निकालते जाओ और उसी साल के एंड की मार्केट प्राइस निकालो। ये मार्केट प्राइस आपकी परपेचुटी की कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके निकलेगा, जो कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से हम निकालेंगे। सो अब यहाँ पे आपका टेबल बनेगा, ईयर, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप 18% से लोगे, और प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 2009, 2010, 2010 ऑनवर्ड्स लिखूंगा मैं, 11 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये 2010 की ही एंड की वैल्यू है। पहले साल कैश फ्लो होगी सर आपको, अच्छा 2 कैश फ्लोज लिखना पड़ेगा, मतलब हमारे काम के तो डिविडेंड है, लेकिन लिखने के लिए 2 लिखना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। सो अर्निंग पर शेयर इज गोइंग टू बी 6.20, 7.75, अच्छा नहीं 7.75, 9.69, ठीक है। अब अर्निंग्स बढ़ेगी यहाँ से 9.69 से 10% ग्रोथ होगी, ऐसा बोला था अर्निंग्स में, जो जा रही है 10.66। लेकिन डिविडेंड की सिर्फ 2 फिगर दी थी, 3 रुपये 13 पैसे और 3 रुपये 91 पैसे। क्वेश्चन में अब तीसरी कंडीशन लिखी थी कि अगर और ये कहाँ होगा, ध्यान देना, यहां से अगला साल 11 जब आएगा तब ये होगी 10.66। अगर ग्रोथ रेट अर्निंग्स में कम हुई, 25 से 10% हुई ना, कम हुई, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 50% हो जाएगा। तो यहां डिविडेंड आप कैसे निकालोगे? इसमें ग्रोथ ऐड करके मत निकालना। हाँ, अब वो बोलता पे आउट रेशियो 50%, यानी अर्निंग्स का पे आउट 5.33, ये है डिविडेंड, ठीक है। अब आपको मार्केट प्राइस निकालनी है, यहाँ पे, यहाँ कैश फ्लोज लिखूंगा मैं। 2 चीजें चाहिए थी, D1 D2 मिल गई, और मार्केट प्राइस 2 चाहिए आपको, मार्केट प्राइस 2, सेकंड ईयर के एंड की मार्केट प्राइस, वो कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस 2 इज नथिंग बट D3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ठीक है। मार्केट प्राइस 2 के लिए ध्यान देना, ब्लू से लिख रहा हूं, इसके लिए इस टाइम की डिविडेंड चाहिए, और वो और कुछ नहीं 5.33 है। D3 आपके पास में है 5.33, सो ये आप ले लोगे यहाँ पे। नीचे में कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18 और ग्रोथ रेट उन्होंने दिए 10, आंसर निकालोगे 66.63। क्वेश्चन यहाँ पे मन में आपके आएगा, सर 5.33 में ग्रोथ क्यों नहीं ऐड की? बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान दो,
हमको मार्केट प्राइस 2 चाहिए, तो हमको डिविडेंड थर्ड ईयर का चाहिए यहाँ से, ठीक है। ग्रोथ किस में ऐड की जाती है? D2 में ग्रोथ ऐड करोगे ना, तब जाके D3 आएगी। D3 अगर दिया है तो हम बोलते ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। D2 1+G करोगे तो बोलोगे कि ग्रोथ ठीक है ऐड कर सकते हैं D2 में। क्वेश्चन में 5.33 या क्वेश्चन में आपको MP2 निकालना है, उसके लिए D3 दिया हुआ है आपको। 10.66 का 50% अगर करते हो तो वो 5.33 आता है, ये D3 है। देख लो, आप ही देख लो। MP2 कौन से साल की बात हो रही है? 10वें साल, 2010। लेकिन जो 5.33 निकाला, क्या वो 2010 के एंड का है? नहीं, वो उसके अगले साल का है। उसमें ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करेंगे कि 5.33 में और ग्रोथ ऐड करेंगे, और ग्रोथ ऐड करना ही नहीं है सर, क्योंकि 5.33 कहाँ से आया? 10.66 से आया, और 10.66 कहाँ से आया? 9.69 में ग्रोथ ऐड करके ही तो आया। 9.69 में ग्रोथ ऐड की तो 10.66 आया, तो उसी से अब आप बोल सकते हो कि 10.66 में ग्रोथ है और 10.66 में ग्रोथ है, तो उसी से तो डिविडेंड निकला है, उसमें भी ग्रोथ हुई, इसका मतलब तो ऑलरेडी अगर ग्रोथ है तो 10% वापस क्यों ऐड कर रहे हो? ये रहा बात। अब आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। 18%, 0.847, 0.718, और यहाँ आपने गलती की 0.609 लेके। क्यों सर? 3 तो साल दिए हुए, 3 महीने फैक्टर ले लिए। गलत इसलिए किया क्योंकि आपको इतनी सी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, आप एग्जैक्टली कब कब के कैश फ्लोज की फैक्टर ले रहे हो। पहला फैक्टर है ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले साल का, दूसरा फैक्टर है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दूसरे साल का, और तीसरा फैक्टर भी यहीं का ही है सर। नहीं यकीन हो रहा? D1 पहले साल का, D2 पहले साल का, और D2 दूसरे साल का, और MP2 भी तो दूसरे ही साल का है, तीसरे साल का नहीं है। वहाँ तीसरे साल का फैक्टर अगर आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए उसको करेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, लिख के रख लेना ये चीज़, मैं बता रहा हूँ आपको, दोस्तों को तो बताने काम आएगा कम से कम, बाकी आप सुनते तो हो नहीं। 2.81, 47.84 टोटल करेंगे। $53.30, तो जो क्वेश्चन ने मार्केट प्राइस पूछी थी वो आपकी आ गई। ये पूरा रफ एरिया है, ठीक है, इसको मैं और नीचे ढकेल देता हूँ। पहला आंसर, शेयर प्राइस 2008 के एंड की जो आई है वो है 53.30। सर ये 2008 के एंड की कैसे हुई? बहुत ही सिंपल, 9 की प्रेजेंट वैल्यू लिया, 10 की प्रेजेंट वैल्यू लिया, उसके फ्यूचर की भी प्रेजेंट वैल्यू लिया, तो 9 से पहले कितना आएगा? 2008 के एंड में ही तो खड़े हो, यही तो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था। अब बात आती है सर पी रेशो की। पी रेशो इज नथिंग बट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। अब आप देखो, मार्केट प्राइस तो 53.30 निकाल लिया, कब की है? 2008 के एंड की, तो 2008 के एंड का ईपीएस लो, विच इज 66.20। $8.60 times. These are your final answers. सो नोट डाउन कर लो सर, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर में इतना सा ही पढ़ेंगे। आगे वाले लेक्चर में मोस्टली कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर पाएँ।
27 नंबर तक आपके, सॉरी 26 तक क्वेश्चन हुआ है, 27 नहीं है। मैंने कितना लिखा है यहाँ पे, 26 लिखना है। इसके पहले 25, ये कौन सा क्वेश्चन था, 18, ठीक है। सो 26 तक हो चुका है सर, 27 ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। 43 है आपके ख़त्म हो जाएंगे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी के बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चलो ये चीज़ कि आपका नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होएगा उसके अंदर में सारे क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द होमवर्क पार्ट। बाय बाय।